डियर एससीए कैंडिडेट, सो कैसी चल रही है आपकी एससीए की एग्जाम की तैयारी? हमें जल्दी से बताइए। एंड गाइस, मैं जानती हूँ पेपर हैं आसपास, एंड जब पेपर आ जाते हैं आसपास तो दिमाग दिल सब कुछ जो है साथ देना छोड़ देता है। बट डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। एंड इस साथ वाली जर्नी में अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत सारे बच्चों के नाइटमेयर पेपर, यानी कि पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर। आई डोंट नो व्हाई, बट वैसे तो जब मैं भी स्टूडेंट थी मुझे भी कॉस्टिंग से बहुत डर लगता था। एंड बच्चों को पीएम से लगता है बहुत ज्यादा वाला डर। एंड कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, हमेशा मैं यही बोलती हूँ। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके दिसंबर अटेम्प्ट का प्री मॉक का डिस्कशन। बच्चों, प्री मॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये सिर्फ ऐसे आपको प्री मॉक नहीं सुनना है, आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई भी पेपर दे रहे हो, नॉट ओनली पीएम, आप एसीसीए का कोई भी पेपर दे रहे हो, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि एसीसीए की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो है प्री मॉक जो है अटेम्प्ट कीजिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, प्री मॉक अटेम्प्ट की प्रैक्टिस के लिए आप सबके पास एक खास फैक्टर का ध्यान होना चाहिए, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। एंड वो टाइम मैनेजमेंट आपने यहाँ पर सीखनी है, बिकॉज देखो स्क्रीन जो होती है काफी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू हमारे पेन पेपर वाले एरिया से। तो उस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ बातों के ऊपर गाइड करना चाहूंगी, और वो क्या बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि आपको जो है एक तो जो भी एग्जाम, अगर वैसे तो इस बार रिमोट बेस्ड जो है कम एरियाज पे अवेलेबल है, बट अगर आपको रिमोट फैसिलिटी अवेलेबल है तो मेक श्योर दैट कि आप जो है अपना वही लैपटॉप वही कंप्यूटर पे जो है प्रैक्टिस कीजिए, जिस लैपटॉप पे आप पेपर देने वाले हैं। फर्स्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट एरिया आपको क्या खास करके ध्यान रखना है कि आप जो है जो भी अपना पेपर दे रहे हो, उसमें अगर सेंटर में जा रहे हो तो जैसे रफ पेपर वहां पर होगा, कैलकुलेटर जो होगा, वो सारे इक्विपमेंट्स का ध्यान रखिए। एंड प्लीज अपने आप को कंफर्टेबल कराइए इस स्क्रीन से। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ना एसीसीए की स्क्रीन के बारे में नहीं पता है कि वो स्क्रीन कैसे दिखती है मैम। तो उसके कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में हमें गाइड कीजिए। तो देखो आज के सेशन में मैं वो भी गाइड करने वाली हूँ कि आप क्या-क्या चीजें जो है यूज कर सकते हो इस स्क्रीन पे। लाइक यस, वी यूज एक्सेल इन दिस, वी यूज वर्ड इन दिस, बट कहीं ना कहीं एक्सेल और वर्ड जो होते हैं यहाँ पर डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे अदर पेपर्स। अब वो कैसे डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स, मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पर ना आप एक्सेल और वर्ड के सारे फीचर्स यूज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि सारे फॉर्मूलाज भी आप यूज नहीं कर पाओगे, कुछ ही हद तक के फॉर्मूलाज हैं जो कि आप इसमें जो है यूज कर पाओगे। सो उसका आपको खास करके ध्यान रखना है। अब गाइस, ये तो होगी फॉर्मूलाज या किन 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 चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे कैसे बढ़ना है हमने, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एसीसीए की स्क्रीन दिखाना चाहूंगी कि रियल एग्जाम स्क्रीन आपकी कैसे लगती है, ताकि आप लोग जो है फेमिलियर हो जाओ। तो कुछ ऐसी सी होने वाली है आपकी एसीसीए की पीएम की स्क्रीन। वैसे तो अब तक सबको पता ही होगा कि पीएम का पेपर पैटर्न क्या होता है। आपके पास एसीसी में टोटल स्किल लेवल पे टोटल जो होते हैं, मैं F5 से लेके F9 तक की बात करूं। एंड थोड़ा सा हमारा पैटर्न जो है डबल ए का अलग चलता है। तो अगर मैं पीएम की बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन ए, बी और सी तीन तरह के सेक्शन होते हैं, जिसमें कि 15 ओटी केसेस होते हैं सेक्शन ए में, 2 मार्क्स ईच। 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 30 मार्क्स का ही सेक्शन बी होता है। नो नेगेटिव मार्किंग इन दीज टू सेक्शंस, दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और सेक्शन बी में हमारे पास केस बेस्ड ओटी सिनेरियो होते हैं, मतलब कि एक केस जो कि 10 नंबर का है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस है। एंड ऐसे ही टोटल 3 केसेस हैं सेक्शन बी में। एंड अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में क्या होने जा रहा है, सेक्शन सी में हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच। अब मेजर मिस्टेक जो बच्चे पीएम में करते हैं, पीएम मतलब कॉस्टिंग, ये सोचना और ये सोच लेना कि कॉस्टिंग का पेपर है मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर है। अगर ये सोच लेके जा रहे हो तो पहले ही समझ लो फेल होने वाले हो। क्योंकि एसीसीए जो है ये बात पे नहीं आता है कि सिर्फ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप जो है देखो एक अकाउंटेंट है, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, एंड आप इवैल्यूएटर भी हैं, आप ऑडिटर भी हैं, आप सब कुछ है। तो इसीलिए आपके वो सारे स्किल्स वो टेस्ट करता है। एंड वो सारे स्किल्स टेस्ट करने के लिए एसीसीए क्या चाहता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और जो सब कुछ पता होना चाहिए उनमें से एक एरिया जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो उसके बारे में जान लेते हैं। एंड वो एरियाज में से एक एरिया है आपका
एक स्किल की आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं और उसी के लिए वो क्या टेस्ट करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिकलिटी टेस्ट करते हैं। और वो प्रैक्टिकलिटी आप कैसे टेस्ट कराएंगे, लाइक आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि आप जो है एनालाइज कर सको, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ये आपके उसमें चेक किया जाता है। सो चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसी फैक्टर के ऊपर। सो देखो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए है मैंने ओपन किया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कैसा है। मैं आपको एक बार कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी। आपके पास ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का। अगेन आपके पास कैलकुलेटर का ऑप्शन है, जो कि साइंटिफिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के कैलकुलेटर इसमें चल जाते हैं, बट मैं वैसे नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपना कैलकुलेटर लेके जाओ। आपके पास हाईलाइट का भी ऑप्शन होता है, मींस कि आप अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है फ्लैग करने का। सपोज करो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर आप उसको फ्लैग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये ऑप्शन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, एंड अगेन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। So, which of the following condition in manufacturing business does not justify switching from traditional absorption costing to ABC costing for overhead allocation per unit of the product? मतलब कि इनमें से कौन सा जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है जस्टिफाई नहीं करता है कि मैं ट्रेडिशनल से एबीसी कॉस्टिंग में जाऊं ओवरहेड एलोकेशन पर यूनिट के लिए। तो क्या जस्टिफाई नहीं करता है, हमें वो देखना है। सो गाइज अगर मैं इसके ऊपर चलूं तो आपको देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता था, और एबीसी कॉस्टिंग में क्या होता है। एबीसी कॉस्टिंग में हम एक्टिविटी बेस में चलते होते हैं, यानी कि कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, एंड एबीसी कॉस्टिंग में हम ओएआर रेट जो है वो कैलकुलेट करते होते हैं। सो अगेन कि इनमें से कंडीशंस कौन सी जो है जस्टिफाई नहीं करती है ट्रेडिशनल से एबीसी में जाना। आप देखो business is planning to replace its existing standalone information system with ERPS. ओके, अगेन जस्टिफाई क्या नहीं करता, यानी कि बाकी तीन जस्टिफाई कर रहे होंगे। The proportion of overhead cost has now exceeded the primary cost in recent year. Manufacturing process is highly machine intensive, involve multiple steps tailored to different product type, and business is operating in less competitive market. तो देखो अच्छा, अगर मेरी बात सुनो कि अगर मेरे पास सपोज कि मैं अगर ईआरपीएस से जा रही हूँ, जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा मेरे को ऑपरेशंस की जरूरत होगी, एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस आई नीड टू हैव मोर एंड मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग। ये हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं ईआरपीएस में जाने की बात करूं, सो बेसिकली अब एबीसी कॉस्टिंग में मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, ये हम जानते हैं। सो अब देखो, अगर मेरे ओवरहेड का खर्चा बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली इस वाले केस में मेरे पास तो आना ही चाहिए। तो अब यानी कि अगर मैं लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ये ये एक अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा स्विचिंग के लिए। सो दिस विल बी माय आंसर। तो आपको देखो ऑप्शंस के बारे में हमें सोचते हुए जाना है। एंड यस, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, आपके पास ना जब भी आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है ना, तो आप नीचे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है नेविगेटर ऑप्शन के साथ, तो उससे आपको जाना होगा। अगर आप डायरेक्टली अगर आप एंटर करोगे ना, तो वो ना आपके ऑप्शन को आगे पीछे करेगा। सो वो आपको नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके ही चलना है। अब देखो ये नीचे जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा है। एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं अब इसी बात पे आती हूँ। सो बहुत सारे बच्चों का ना एक ही और एरिया रहता है, मैम अगर ना मैंने दो चूज करने हैं एंड दो में से मेरा एक सही हो गया और एक गलत हो गया, तो क्या मुझे हाफ मार्क स्टेप मार्किंग मिलेगी? जी नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप केसेस में हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। तो अगर आपका चार एरिया करने थे और अगर आपका एक एरिया गलत है बाकी तीन सही है, तो आप ये मत सोच के चलना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और मुझे 1.5 नंबर मिलने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, 0 नंबर ही मिलेगा। तो वैसे जीरो हम लेके नहीं आना है, बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए, ये एरिया आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सो अगेन नेक्स्ट, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्स इन द टेबल वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टारगेट कॉस्ट गैप इज ट्रू। तो देखो टारगेट कॉस्ट ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक से अलग चलती है। देखो हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक होता था ना, वहां पर हम क्या करते थे, कॉस्ट पूल बनाते थे, फिर कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई होता था, कुछ ऐसी चीजें होती थी। तो अब इनमें से कौन सी चीजें जो हैं टारगेट कॉस्टिंग के रिगार्डिंगली ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं, अब हम वो समझ के चलते हैं।
तो देखो अगेन देखो टारगेट कॉस्ट गैप रिफ्लेक्ट वेदर द एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस अचीव इज बेटर और वर्स देन द बजटेड परफॉर्मेंस. ओके, अगेन टेक्निक्स like value engineering, functional analysis and reverse engineering can be used to narrow down the target cost gap. अगेन अभी वैसे जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगेन फिर नेक्स्ट चलते हैं. अपडेट ऑन द करंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू रिड्यूस द टारगेट कॉस्ट गैप. अगेन नेक्स्ट क्या है? रिवाइजिंग द टारगेट प्राइस एंड द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन टू रिड्यूस द टारगेट कॉस्ट गैप अलाइन विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टारगेट कॉस्टिंग. तो अगर मैं टारगेट प्राइस को रिवाइज करूं और टारगेट प्रॉफिट को लाइक मार्जिन को रिवाइज करूं, तो इससे क्या होगा? मेरा प्राइमरी पर्पस जो है टारगेट कॉस्टिंग को लेके वो पूरा हो जाएगा. सो अगर मैं इसको लेके चलूं तो क्या मुझे ध्यान में रखना है? क्या क्या आपको लगता है क्या सही हो सकता है? देखो सिंपल सी बात है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेकंड इज ट्रू, क्योंकि वैल्यू इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या ये प्रोसेस कैसे चलता है, हम ना मार्केट का प्राइस के अकॉर्डिंगली या कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं. एंड देन फिर उसके बाद जो है मैं अपना प्रॉफिट उसमें से रिड्यूस कर देती हूँ, फिर मेरे पास आ जाती है मेरी कॉस्ट. देन दैट इज मेरा टारगेट कॉस्ट. अब उस टारगेट कॉस्ट और अब एक्चुअल में मेरी जो कॉस्ट हो रही है, दोनों के गैप को मैं क्या बोलती हूँ? कॉस्ट गैप. एंड उस गैप को कम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनमें से कि एक वैल्यू इंजीनियरिंग जैसा एरिया होता है. सो अगेन अब इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड एंड थर्ड जो है ये तो पक्का पक्का जो है ट्रू है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. सो मैं इन दोनों को तो ट्रू कर ही देती हूँ. अब ये क्या कह रहे हैं कि टारगेट प्राइस और टारगेट प्रॉफिट को लाइक रिवाइज करके हम गैप को अलाइन कर सकते हैं. ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि उसको रिवाइज करने का. एंड टारगेट कॉस्ट गैप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है ये नहीं बताता है. ठीक है, तो दैट्स वाई ये दो जो है गलत हैं. अब देखो लाइक चीजों को ध्यान से पढ़ने से ना हमारे सामने जो है लाइक ऑप्शंस जो है आ जाते हैं. अब अब मेरे पास एक और एरिया है. एस कंपनी मैन्युफैक्चर करता है सिंगल टाइप ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. तो देखो एस कंपनी जो है एक यूनिफॉर्म बना रहा है. द फर्स्ट स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज फैब्रिक कटिंग. तो सबसे पहला काम क्या है कि मेरे को फैब्रिक कटिंग करना है. The fabric of each uniform is cut by fully automated cutting machine. तो जो ये फैब्रिक होता है हम ऑटोमेटिक मशीन से कट करते हैं. सील कंपनी के हैं दो मशीन. ठीक है, कटिंग इज फॉलोड बाय स्विंग प्रोसेस यूजिंग द फुली मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन हैंडल्ड बाय द फुल स्केल लेबरर्स. अब डिटेल्स क्या क्या है हम देख लेते हैं. सेलिंग प्राइस है, सीएस रेशियो है मेरे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटिंग बाय डायरेक्ट लेबर है, कटिंग टाइम है, स्विंग टाइम मेरे पास अवेलेबल है. अब मुझे क्या कह रहे हैं? 10 वर्किंग आवर्स अवेलेबल हैं एंड 30 डेज मंथ ऑफ ऑपरेशन है. मंथली आउटपुट मेरा कितना है? 48 अंडर यूनिफॉर्म्स है विद मंथली फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 30,000. मेरे पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो मुझे निकालनी है. सो अब अगर मैं इसके ऊपर चलूं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो मुझे निकाल के चलनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? देखो TPAR. तो आपको पता होगा कि ये स्कीम में पर मंथ में उस कटिंग टाइम पीरियड में कितनी यूनिफॉर्म जो है प्रोसेस कर सकती हूँ पर मंथ, मुझे ये जानना पड़ेगा. तो मुझे एक बात समझनी है कि एक यूनिफॉर्म को बनाने में मेरा 0.1 आवर लगता है, स्विंग टाइम पर यूनिफॉर्म है, और मेरे 10 वर्किंग घंटे हैं एक दिन में और 30 वर्किंग डे हैं मेरे एक दिन में. और मेरे पास कितनी मशीन्स हैं मुझे ये जानते हुए चलना है कि यस अगेन दो ऑफ दीज मशीन. सील कंपनी के पास क्या है? दो मशीन्स हैं, कटिंग होती है फिर स्विंग होती है. तो अगर मैं ध्यान से अगर समझू तो मेरे पास कैसे चलेगा? अगर हम ये देखने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर ना स्क्रैच पैड आपके लिए यूज कर रही हूँ गाइज. वैसे मेरे पास पेन पेपर है बट आपको दिखाने के लिए कि 10 इंटू अगेन अगर मैं चलूं मेरे पास 30 दिन है, अगेन इनटू मेरे पास दो मशीन्स हैं. ठीक है, अब हर एक उस पे टाइम कितना लगता है? कटिंग टाइम पर मशीन कितना है? 0.10 पर आवर लगता है. तो यस 0.10 आवर्स. ठीक है, तो ये इसी के बेस पे मैं निकाल लूंगी कि इसकी मेरे पास कितने यूनिफॉर्म्स जो हैं बन सकते हैं. तो ये अगर हम कैलकुलेट करें, ये वैसे फॉर्मूला यहाँ पर तो लगेगा नहीं ऑब्वियसली, ये वर्ड है तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है. तो
दैट इज कमिंग एज अ 6,000। मेरे पास पेन पेपर है बट मैं पेन पेपर पे नहीं चल रही हूँ क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं। तो ये तो हो गया था मेरी मशीन टाइम की बात, राइट? मशीन टाइम की बात। अब ऐसे ही अगर मैं नीचे चलूं स्विंग टाइम की, तो स्विंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्विंग टाइम मेरे पास कितना है, 10 घंटे है, राइट? अगेन 10 घंटे के बाद मेरे पास 30 दिन है। एंड स्विंग के अगर मैं देखूं तो कितने वो हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पास। फोर मैनुअली प्रोसेस यूजिंग फोर मैनुअली ऑपरेटिंग स्विचिंग मशीन, फोर स्किल लेबर। और स्विंग का टाइम पर यूनिफॉर्म कितना है, 0.25 है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो स्टार अगेन 4 एंड इसको डिवाइड करूंगी मैं 0.25 से। तो मेरे पास ये कितना आ जाता है देख लेते हैं। सो इट्स कमिंग एज अ 4800। तो मेरे पास देखो लेकिन वो कटिंग टाइम आ चुका है, स्विंग टाइम आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी मैं टाइम लिख देती हूँ, राइट? तो लेकिन इतने इतने लेकिन इतने यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इतने इतने ये यूनिट्स हैं। सो बेसिकली अब मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि मेरा बॉटलनेक रिसोर्स क्या है। मतलब ये मैंने क्यों किया, ये जानने के लिए कि मेरा बॉटलनेक रिसोर्स क्या है। बॉटलनेक रिसोर्स क्या होता है, जो कम वाला होता है। तो मैं अपना जो स्कार्स रिसोर्स होता है वो बॉटलनेक रिसोर्स में अल्टीमेटली अप्लाई करती हूँ पहले। तो यस, मेरा स्विंग टाइम है, SW इज माई बॉटलनेक। तो मुझे क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग के कंसेप्ट में मैं यही देखती हूँ ना कि मेरा बॉटलनेक रिसोर्स क्या है। तो आप देखो इस वाले केस में अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी उसकी कॉस्ट क्या है। तो अगर कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में देखूं तो सेलिंग प्राइस पर मशीन का मेरा क्या है, 38 का मेरा प्राइस है। अगेन फिर उसके अलावा CS रेशियो मेरे पास गिवन है। तो इस वाले केस में लाइक यू नो मटेरियल मैं, क्योंकि मेरे पास लाइक यू नो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या मान के चलती हूँ कि मेरा मटेरियल कॉस्ट ही सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। जो जो बच्चों ने लाइक पढ़ाई की है उनको इस बारे में पता होगा। सो यस, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, 60% मेरा वहां पर लाइक यू नो वेरिएबल कॉस्ट के कंसेप्ट में चला जाएगा। एंड अगेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना डायरेक्ट मटेरियल से आ रहा है इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है इस वाले केस में, दैट इज 0.45। तो यहां से मैं क्या करूंगी, मटेरियल का खर्चा निकाल लूंगी एंड बाकी बचा हुआ जो खर्चा होगा CS रेशियो में, मतलब मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना, तो आप बाकी बचा हुआ खर्चा मेरी अदर वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा इस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। तो फिर लाइक थ्रोपुट कैसे निकालते हैं, मैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो थ्रोपुट लाइक यू नो अगर मैं देखूं तो मेरा थ्रोपुट कैसे निकलता है, तो दैट इज मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस, अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। देखो मेरे पास CS रेशियो है 45%, लाइक 40%, सॉरी। सो दिस इज कमिंग एज अ 40%, मेरे पास CS रेशियो है। तो अगर मैं लाइक यू नो इसमें से निकालना चाहूँ तो अगेन मेरे पास मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन है। मटेरियल अगर मैं देखूंगी तो मेरा मटेरियल कैसे निकलेगा, अगेन दैट इज 38 इंटू मेरा क्या कहते हैं 0.60, राइट, इंटू 45%, लाइक यू नो 0.45। तो इससे मैं निकाल लूंगी मेरा मटेरियल की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं लाइक यू नो अदर वेरिएबल कॉस्ट में निकालना चाहूँ तो वो भी मेरा निकल जाएगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 38 इंटू 0.60 इंटू 0.55। तो ऐसे करके मैं अपनी मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है पूरी लाइक यू नो हद तक जो है निकाल सकूंगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। एंड वो वेरिएबल कॉस्ट जो है लाइक यू नो हम जो है लाइक यूज कर लेंगे इसमें। तो सो दिस वन इज कमिंग एज 10.26 and other variable cost is 12.54। ठीक है, तो अभी इसमें से 38 में से अगर मैं टोटल माइनस करूं 27.54, तो ये मुझे इसमें से लेस करना है। एंड अगेन अगर मैं थ्रोपुट निकालूंगी तो थ्रोपुट, अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत सारा है, इतना सारा 2 नंबर के लिए, ये आपको समझाने के लिए इसलिए आपको लेंथी लग रहा है, बट वैसे नहीं है। तो थ्रोपुट अगर मैं निकालूंगी पर बॉटलनेक रिसोर्स, क्योंकि मेरा स्विंग टाइम जो है वो है, तो पर बॉटलनेक रिसोर्स, तो वो कैसे आएगा, लाइक यू नो दैट विल बी कमिंग एज अ
हमारा पहले मैं थ्रूपुट तो निकाल लूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये तो मैंने निकाल के माइनस करके ही डाला था ना। सो ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस लाइक वेरिएबल कॉस्ट, लाइक मेरी मटेरियल, क्योंकि हम इसमें मटेरियल कॉस्ट को ही मेन मान के चलते हैं, मटेरियल को ही। तो थ्रूपुट पर बोटलनेक अगर मैं निकालूंगी, सो 27.54 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, स्विंग टाइम इज मेरा बोटलनेक ना इतना। सो 27.54 डिवाइडेड बाय 0.25, सो दैट इज कमिंग एज लाइक 110.16। ठीक है, 110.16 समथिंग आ रहा है। एंड अगेन अगर मैं लाइक मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट को लेके चलूं, तो मेरे पास फैक्ट्री स्विंग वाले कितने हैं, 4800 लाइक मेरे पास स्विंग के हैं। एंड अगेन इनटू 12.54। ठीक है, अगेन मेरे पास और इसमें क्या था, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास और भी थी, लेट मी चेक। फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा प्लस 30,000 मेरे फिक्स्ड ओवरहेड, ये निकाल के फिर मेरे लाइक जो भी मेरे बॉटल नेक के आवर्स हैं, बॉटल नेक के आवर्स मेरे कितने हैं, दैट इज मेरे बॉटल नेक वाले आवर्स। एक मिनट, मुझे इसको ना बंद करना पड़ेगा। 10 वर्किंग डेज 4800। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एंड डिवाइडेड बाय मेरे बॉटल नेक के आवर्स। ठीक है, एंड देन जो भी ये मेरी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक रिसोर्स आ जाएगी, इसको मुझे निकालने दो। 4800 प्लस इंटू 12.54 डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस 30,000 एंड देन डिवाइडेड बाय 1200 आवर्स मेरे, दैट इज 75.16। अब ये मेरी क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक रिसोर्स आ गई। एंड देन फिर उसको मैंने क्या करना है, इसी पे टीपीआर रेशो निकालनी है। ये एक्चुअली आपको लेंथी लग रहा है, तो ये 75.14 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 75 लेकिन 0.14 सॉरी डिवाइडेड बाय 110.16। सो पॉइंट लेकिन हमारा आ रहा है, सॉरी ये उल्टा मैंने बोल दिया ना, लिखा यहाँ पे उल्टा मैंने किया, मैंने सही, राइट। सो जस्ट अ मिनट, 110.16 डिवाइड बाय 75.16, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर लूं, सो दैट इज कमिंग 1.4 समथिंग। सो 1.4 समथिंग जो है मेरा फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है, तो लाइक ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो लाइक प्रॉपर ये आपको दिखने में थोड़ा लेंथी लगा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट लेंथी। लाइक जिसने पढ़ा है उसके लिए तो देखो बहुत इजी है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए ऑब्वियसली ये टफ होने वाला है। अब चलते हैं आगे, देखो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का मिक्स ही वेरिएशन हम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो एक हमने कर लिया, अब हमें लेकिन थ्योरेटिकल जो है, अब हमें ये देखने को मिलेगा थ्योरेटिकल वाला। सो द लोकल पुलिस अथॉरिटी ऑफ टीलैंड इज कमिटेड ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट टू द लोकल कम्युनिटी थ्रू क्राइम प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देख रही है लोकल पुलिस अथॉरिटी की पास्ट ईयर्स में विद द हेल्प ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, तो मुझे क्या करना है, मैच करके चलना है। सो अगेन लाइक परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्राइम रेट को किससे मैच करूंगी, मुझे ये चेक करना है। अब क्राइम रेट को अगेन नेक्स्ट, कॉस्ट पर क्राइम प्रिवेंशन एंड नंबर ऑफ रेजिडेंट्स पर क्राइम ऑफिसर, तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को लाइक मैच करके चलना है, किस किस में क्या आएगा। तो देखो अगेन इफेक्टिवनेस तो मैं क्राइम रेट में लेके जाऊंगी, ठीक है।
लाइक उसके बाद अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी पर पुलिस ऑफिसर, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी एफिशिएंसी में। एंड रेजिडेंट, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स पर, ये कॉस्ट वाला यहाँ पर जाएगा, तो कॉस्ट वाला मैं यहाँ पर लेके गई एंड देन नंबर ऑफ इज मेरा एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मेरे तीन मेजर्स हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक इनपुट मेजर है, एक आउटपुट मेजर है और एक इनपुट बाय आउटपुट है। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो ये वाला इजी था, तो वो ये सारा टफ नहीं डालते हैं, लाइक इजी और टफ का कॉम्बिनेशन ही होता है। So, which of the following EMAS technique does not consider financial cost resulting from business activity? So, क्या नहीं कंसीडर करता है फाइनेंशियल कॉस्ट वाला? देखो वो तो इनपुट आउटपुट नहीं करता, बाकी सब में देखो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो इनपुट आउटपुट वाले में फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं किया जाता, ये बस ये कंसीडर करता है जो आएगा वो वापिस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एरिया देखो, अब वैसे भी नेक्स्ट वाला एरिया फिर से कैलकुलेशन है, तो देखो आप देख पा रहे होगे कि ये लेकिन वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल का मिक्सचर जो है इसमें चलने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। सो एप्पल कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च न्यू मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट व्हिच करंटली डोमिनेट्स बाय द फ्यू प्लेयर्स। इंफॉर्मेशन ऑन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर द पीरियड आर एज फॉलो। तो मेरे पास देखो क्या है, रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगेन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर अ पीरियड। ठीक है, तो लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस क्या है मुझे वो बताते हुए चलना है इस वाले एरिया को लेके। सो देखो इसके लिए लाइक मेरे पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, तो लाइक इंफॉर्मेशन पे वर्कआउट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो देखो मेरे सामने क्या है, क्यों इज द सेल्स वॉल्यूम इन द यूनिट। तो यहाँ पर मेरे पास लाइक 600 इंटू क्वांटिटी माइनस 2.5 क्यू स्क्वायर। मटेरियल कॉस्ट मेरे पास गिवन है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है बेस्ड ऑन द मैक्सिमम कैपेसिटी। सो लाइक आपको ये तो दिख रहा होगा, बट आपको ये याद होगा लाइक लाइक टोटल रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो वो कैसे होता है, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये बात आपको पता है। तो लाइक लेट मी राइट इट डाउन इन पीपीटी, लाइक ताकि आप जो है लाइक चीजों को उस वाले फॉर्म में, कैलकुलेशन वाली फॉर्म में अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको वो कैलकुलेशन वाली फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। सो यस, लेट मी राइट इट डाउन कैलकुलेशन वाले फॉर्म में यहाँ पर, ताकि चीजें आपके लिए विजुअली लाइक अवेलेबल हो। तो देखो आपको पता है लाइक टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो कि हमारा पी है, इनटू लाइक अगेन मेरे पास क्वांटिटी। ठीक है, इनटू क्वांटिटी हमारा ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो P इंटू क्यू, अगर मैं यहाँ पर देखो P इंटू क्यू जो है मेरे सिनेरियो में, दैट इज 600 क्यू एंड माइनस 2.5 क्यू स्क्वायर, ये है, ये इन्होंने मेरे को लाइक कुछ दिया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे भी तो कर सकती हूँ, वो उधर से कट गया। ठीक है, P इज इक्वल टू 600 माइनस 2.5 क्यू, एक क्यू कॉमन लेके उधर उधर से कट गया, राइट। और हमें ये भी पता है कि P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, ये इक्वेशन फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला गिवन भी होता है। और मुझे ये भी पता है दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू, ये हमें पता है। सो अब मेरे पास, मैं लाइक मार्जिनल रेवेन्यू में ऐसे लिख सकती हूँ, 600 इंटू टू, 2.5 इंटू टू हो गया, तो यानी कि 5 क्यू। एंड मार्जिनल कॉस्ट जो होती है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट होती है, राइट। तो वो मेरे पास गिवन है 116 प्लस 134, क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि मेरी कितनी थी, 250। अब जब मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट आई नो। सो मैं इसको ऐसे अगर लेके चलूं, 600 माइनस 5 क्यू इज इक्वल टू 250।
कर सकते हैं। और ऐसे करके मैं अगर क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ 5q इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस अगर मैं इसको कंसीडर ना भी करूं तो 600 माइनस 250 एंड क्यू अगर मैं देखूं तो 350/5 यानी कि 70 यूनिट्स मेरा क्वांटिटी आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी में चलना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखना चाहूँ, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक कि P इज इक्वल टू 600 माइनस 2.5q और मेरे पास q की वैल्यू भी आ चुकी है। तो 600 माइनस 2.5 इंटू 70, तो ऐसे करके क्या मैं p निकाल सकती हूँ? एंड p अगर मैं निकालूं 2.5 ये मल्टीप्लाई करके माइनस किया, सो दैट विल बी 425। सो सी, थिंग्स आर नॉट टफ। आप बस आपको बस एक अप्रोच जो है वो दिखनी चाहिए। तो अब हमारा आंसर है p का, इट्स टू 425 एंड लेट्स गेट टू द वर्क। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आपको इसमें फिल करना है, दैट इज 425। ठीक है, 425। तो सिर्फ 2 मिनट का ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था, बट वो दिखने में ऐसा लगता है। ओके, सो अब देखो, स्टील कंपनी है, एक एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मार्केट में जा रही है, जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस है, पहले से ज्यादा। मैनेजमेंट जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है चूज कर रही है इस वाले पीरियड में। मुझे बताना है बॉक्स में क्लिक करके कि यस की कौन कौन सी सिचुएशन जो है जस्टिफाई कर सकेंगे इंक्रीमेंटल बजटिंग एज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। तो अगेन, कॉस्ट कंट्रोल हैज बीन मेजर इशू फॉर द कंपनी। तो ये मेरे लिए बहुत मेजर इशू था, इसको मैं इनअप्रोप्रिएट मानूंगी। अगेन, नेक्स्ट इज मोर देन 90% ऑफ द कंपनी कॉस्ट आर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड देयरफॉर नॉन डिस्क्रिशनरी। तो दैट इज व्हाट इज कमिंग एज मेरा अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगेन क्योंकि देखो ये होता है 90% की कंपनी की कॉस्ट जो है इस वाले केस में कॉन्ट्रैक्चुअल है, सो ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। अब अगेन, नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, सेवरल मेजर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स आर पेनिट्रेटिंग टू मार्केट इन विच द स्टील कंपनीज ऑपरेटिंग। तो ये अगेन ये जो है इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पर इंक्रीमेंटल बजटिंग नहीं लगेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि इंक्रीमेंटल बजटिंग के लिए, इंक्रीमेंटल बजटिंग तब अप्रोप्रिएट होती है जब मेरे पास मेरी कंपनी में कॉस्ट कंट्रोल होए। बट यस, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर चीजें जो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज वाला वहां पर वो नहीं यहाँ पर सुटेबल बैठ रहा है। सो सेकंड कंडीशन जो है अप्रोप्रिएट क्यों है इंक्रीमेंटल बजटिंग के लिए, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशनरी है। सो यस की फर्दर कॉस्ट होने का चांसेस जो है जो है कम यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए वहां पर सुटेबल था। एंड देन ये वाला जो है इनअप्रोप्रिएट क्यों है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है स्टील कंपनी का, काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो उस वाले केस में दैट विल बी मोर सुटेबल। नेक्स्ट अगेन लेट मी चेक, मैं शायद गलती से वो मिस आउट ना हो गया, आई नीड टू चेक कि वो क्वेश्चन छूट गया। यस, हमारा 7th ही था ना, दिस इज वन और 8th वन। ठीक है, तो अब मैं आगे चलती हूँ। अ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइजेज इन हमारा प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ हेडवेयर एंड कस्टमाइजेबल टू मीट कस्टमर नीड। इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज एज फॉलो। प्रोडक्शन सेटअप है, मशीन हैंडलिंग है, प्रोडक्ट हैंडलिंग है, देयर आर सर्टेन एरियाज। कॉस्ट ड्राइवर का मेरे पास डेटा है, वो कॉस्ट ड्राइवर के डेटा में प्रोडक्शन रन, मशीन आवर्स, ये सारे इंफॉर्मेशन है। Information for one of the customer order for headwear by during the year is as follow। number of units है, number of unit produce per batch है। So ये कुछ information है। ABC costing बेस में जाएं तो मेरी टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी मुझे वो बतानी है। ठीक है, तो एबीसी कॉस्टिंग में जाऊंगी तो मेरी टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, लेट्स हैव अ लुक। सो नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ बैचेस पर प्रोडक्शन रन, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, तो एबीसी कॉस्टिंग। तो देखो एबीसी कॉस्टिंग मींस फिर से अब हमें प्रॉपर ये वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो मेरे पास प्रोडक्शन सेटअप है, मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं 75,000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200, 1,10,100 डिवाइडेड बाय 25,000, 95,000 डिवाइडेड बाय 380 बैचेस।
तो ये मेरे सारे लाइक कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकल जाएगा। फिर उसके बाद ना मेरे पास ओवरहेड का सारे अब्जॉर्प्शन रेट हैं कि जो जो भी ये आएंगे। एंड अगेन देखो जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर बैच, नंबर ऑफ बैचेस पर प्रोडक्शन रन, तो ये दो हैं। तो ये कैसे, अगर ये करना हो ना तो मैं कैसे करूंगी, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर कितने हैं, 2500 हैं। तो अगर मैंने प्रोडक्शन सेटअप का देखना हो, तो प्रोडक्शन सेटअप का कैसे देखूंगी, मेरा जो भी आएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 200, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, डिवाइडेड बाय 200 दैट इज कमिंग एज 375। तो अब जो आपका 375 आया है ना इनटू 2500 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर प्रोड्यूस पर बैच, तो ये यानी कि कितने मेरे बैचेस हैं, 50, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हैं, 2, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, एंड अगेन उसके बेस पे चलेगा। एंड ऐसे ही हमारा अगर मैं आगे चलूं, मशीन आर रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो मशीन आर वाला मशीन हैंडलिंग वाला खर्चा होगा, तो मशीन हैंडलिंग का पहले हमने निकाल लिया, यानी कि 1,10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो उसको करके मेरा आ रहा है दैट इज कमिंग एज अ 4.4। तो 4.4 इंटू 0.25 इंटू 2500 पर यूनिट है ना, तो इसको प्रॉपर बैच वाइज लेके चल रहे हैं। अगेन प्रोडक्ट हैंडलिंग का हो गया, प्रोडक्ट हैंडलिंग वाला अगर मुझे करना होगा तो क्या करूंगी, 95,000 डिवाइडेड बाय 380 है, तो जो भी मेरा आएगा उसको 250 के साथ मल्टीप्लाई, 2500 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि वो क्या है, पर बैच, और वो बैचेस है तो बैच वाइज चलेंगे ना हम। तो ये करके मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, एंड देन फिर उसके बाद ये जो कॉस्ट आएगी, इस कॉस्ट को मैंने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है, जो कि मेरी ओवरहेड का खर्चा है। एंड देन उसके अलावा मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी जो है यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज 12। सो अगर मैं इसको ऑरली भी करना चाहूँ ना तो मैं इसको कर सकती हूँ। सो इट्स कमिंग एज अ 24,625, जो कि है मेरी टोटल कॉस्ट, इसको डिवाइड मैं करूंगी 2500 से, दैट इज 9.85। तो 9.85 प्लस 12 अगर मैं चलूं तो दैट इज 21.85, जो कि दिख रहा है मुझे मेरा ऑप्शन सी। सो सी थिंग्स आर नॉट दैट टफ जो कि आपको लग रही हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क आउट ऑन द थिंग्स, जिसने पढ़ा है उसके लिए टफ बिल्कुल भी नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा तो आई एम सॉरी गाइस, फिर उस वाले केस में मैम आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैम हेल्प तभी कर पाएंगे अगर आप पहले से ही पढ़ के आए होगे, और मैं उसको पॉलिश कर सकती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब देखो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के लिए कौन सा जो है जो है सूटेबल बैठता है, आपको याद होगा थ्योरी ऑफ कांस्टेंट जो है कहीं ना कहीं बॉटलनेक वाली एक्टिविटी से जो है लिंक करता है। तो अब हम देखते हैं, द मैनेज marginal return generated by additional resource will start decreasing at a certain level of production. Okay, in every production process at least one factor that limit the performance is the result of output. Again, labor intensive process में improvement in efficiency would eventually cease when staff reach their physical limits. Again, direct labor cost should be treated as fixed cost in the short term because these costs are unavoidable in that time frame. ठीक है, तो अगेन बाकी सारे जो हैं ठीक है, बट वो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट की नहीं है। एक फैक्टर हमें दिख रहा है थ्योरी ऑफ कांस्टेंट वाला, वो क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एटलीस्ट एक फैक्टर होता है जो कि मेरे उसको आउटपुट को जो है लिमिट करता है। अब नेक्स्ट अगर मैं चलूं नेक्स्ट एरिया दैट इज 10th, राइट, 10th क्वेश्चन। सो गाइज अभी तक आप देख रहे हो कि चीजों को टाइम नहीं लगता है अगर हम चीजों को ढंग से देख के चलें। बस हमें क्या देखना है, कि हमें बस ध्यान से वर्क के अकॉर्डिंगली अपना जो है चलते हुए चलना है। सो यस, तो चलते हैं आगे ध्यान से देखते हुए। आर कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट बनाते हैं आर कंपनी के लेवल पे हम देखें तो क्या क्या है, प्राइस है, राइट। तो अगेन कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर का खर्चा है, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है, प्रॉफिट पर यूनिट का खर्चा है। सो ये कुछ जो है कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट। अब
बजटेड प्रोडक्शन सेल्स यूनिट मेरे पास अवेलेबल हैं, इतने यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगेन फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास कौन-कौन से इंक्लूडेड हैं मेरे पास, उसके बारे में हम देख लेते हैं। लाइक रिलेटेड टू अपॉर्शनमेंट ऑफ जर्नल ओवरहेड ओनली, हाउएवर P2 हैज स्पेसिफिक ओवरहेड टोटलिंग टू 5000। सो ये मेरे पास कुछ फिक्स टोटल ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओनली P1 वर टू बी मेड, how many units the nearest unit would need to be made in order to achieve the profit of 50,000 each। और एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ना आपकी बुक का क्वेश्चन है, जिस जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है एग्जाम किट्स में से, तो उसको दिख रहा होगा कि ये इसकी ये बिल्कुल बिल्कुल जो है आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें कौन बच्चा अपना एफर्ट देना चाहेगा, मैं आपके साथ हूँ, राइट। यस बच्चों। ओके डोंट वरी, मैं गाइड करती हूँ। सो देखो, अगर मैं बात करूँ मेरे फिक्स्ड ओवरहेड की, तो क्या क्या है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड P1 और P2 के। तो देखो अगर ये क्या कह रहे हैं कि बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द यूनिट आर एज फॉलो, 10,000 यूनिट्स P1 के और 15,000 उसके। अगर मैंने सिर्फ P1 ही बनाना हो तो कितने यूनिट जो है कितना जो है मुझे करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉफिट जो है इतना आ जाए। तो अगर मैं ये देखूं इस वाले हिसाब से, तो बजटेड प्रोडक्शन इतनी है, दो प्रोडक्ट बनाते हैं हम। ठीक है, प्राइस मेरे पास अवेलेबल है, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स मेरे पास अवेलेबल है, फिक्स्ड ओवरहेड जर्नली relate to apportionment journal overhead only, P2 has specific overhead amounted to this। अब देखो मेरे पास फिक्स कॉस्ट, मेरे को ना क्या करना है मेरी फिक्स कॉस्ट को डायरेक्टली लेस करना है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड में से। ठीक है, मैं आपको पहले गाइड कर रही हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड इन P1 रिलेट टू अपॉर्शनमेंट ऑफ जर्नल ओवरहेड ओनली, तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल ओवरहेड की है। P2 की स्पेसिफिक ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, मेरी 5000 की है, यानी कि मेरे को जर्नल ओवरहेड अगर मुझे निकालना होगा तो वो मैं निकालूंगी, दैट विल बी कमिंग एज उसके बाद मैं निकाल पाऊंगी कि मेरी कितनी है। तो अगर मैं ये देखूं मेरी फिक्स्ड ओवरहेड जो है 1.5 के हिसाब से आ रही है P1 की इनटू 10,000 यूनिट्स, तो कितनी है 15,000। और P2 का कितना है अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊं ना आपके सामने तो लेट मी कम टू द पीपीटी, है ना, मैं आपके सामने पीपीटी में आती हूँ एंड देन लेट मी शो यू दैट हाउ थिंग्स रियली वर्क। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो देखो 1.5 है एक का और एक का 1 है, बट मुझे पता है कि एक के 10,000 यूनिट है, एक के 15,000 है, टोटलिंग हिसाब वैसे ही बैठ रहा है जैसे उसका था। तो टोटल वाला हिसाब उसका वैसे ही है। तो अगेन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ताकि आप लोगों को दिख जाए। लेट मी कम टू द पॉइंट। यस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो P1 और P2 के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो P1 P2 के हिसाब से क्या है P1 मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे लिख रही हूँ क्योंकि वो ऊपर जाके चीजें थोड़ी सी खराब सी हो जाती हैं। तो यस 1.5 इंटू 10K एंड 1 इंटू 15K। तो मेरे फिक्स्ड ओवरहेड अगर मैं देखूं तो ये वैसे कितना जा रहा है 30K ही जा रहा है, अगर मैं टोटल देखूं 15K इसके एंड 15K इसके। ठीक है, तो ये 30K जा रहा है। और अगर जर्नल देखूं जो कि सिर्फ और सिर्फ P2 में जा रहा है, दैट इज बाद में है, अगर मुझे उसको लेस करना है क्योंकि मैं वो जानती हूँ वो सिर्फ इसी के ही है, तो मैं उसके बेस पे टोटल जर्नल फिक्स ओवरहेड में निकाल सकती हूँ, राइट। कुछ फिक्स ओवरहेड उसमें गए हैं तो 25,000। अब अगर मैं मुझे ये जानना है कि मेरा जो प्रोडक्ट P1 है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, मेरे को वही जानना है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ P1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और वो मेरे पास मैं एक सेकंड में इंफॉर्मेशन ना मैं क्वेश्चन में से देख लेती हूँ। सो प्राइस इज 12
एंड मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैं बैक ही चली गई, मैंने प्रॉफिट में फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर दिए ताकि मेरे पास इधर डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, सो दैट इज कमिंग एज अ 4.8। तो 4.8 का जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और लाइक यू नो लाइक प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, मैं ऐसे भी चली गई। तो मेरे पास ये ऑप्शन था, इजी ऑप्शन था, मैंने ये कर लिया। एंड मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, दैट इज लाइक यू नो ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए, प्लस मुझे 50K का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मुझे 75,000 चाहिए, और वो मुझे 75,000 की रिकवरी मुझे कितनी करनी है, 4.8 के कंट्रीब्यूशन से करनी है। तो कितने यूनिट्स चाहिए, आई कैन कैलकुलेट द यूनिट्स फ्रॉम हियर। So 75,000 divided by 4.8, so that is 15625. ठीक है, so 15625, it's coming as a 15625, and I mark that. अब ऐसे ही हम लाइक यू नो नेक्स्ट में आ जाएंगे। सो सी थिंग्स आर नॉट दैट टफ, अगर हम लाइक यू नो देख रहे हैं चीजों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लाइक यू नो जेल जेल कंपनी हैज टू प्रॉफिट सेंटर, देखो उसके दो प्रॉफिट सेंटर हैं, एंड वो क्या है, लाइक यू नो डिवीजन एम एंड डिवीजन सी बोथ सेलिंग जो है सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, M1 एट डिफरेंट लोकेशन। डिवीजन एम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है M1 सोनली टू द एक्सटर्नल मार्केट ऑफ 180 ईच। तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है, और टोटल कॉस्ट उसकी कितनी है, 125 है, जिसमें से कि 60% जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। एंड अगेन डिवीजन जो है लाइक यू नो फुल कैपेसिटी पे ही हमेशा चलता है। और अगर उसके बाद मैं आगे चलूं, डिवीजन सी के पास प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, एंड ये अपना प्रोडक्ट को या तो नियर बाय एक्सटर्नल सप्लायर से लेके आएगा 186 के प्राइस से, या फिर वो एम से लेगा। ठीक है, और M1 एम लेकिन इसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या लगेगा, 9 का लगेगा। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस M1 का क्या है, डिवीजन सी का 190 है। तो इस वाले टाइम पीरियड के लिए अगर वो प्रोडक्ट M1 डिवीजन एम से लेता है, तो डिवीजन एम ने कोट किया है प्राइस इतना, तो आपने बताना है कि यस की कौन सा स्टेटमेंट जो है डिवीजन के रिगार्डिंगली ठीक है। तो बेसिकली लाइक यू नो मैं इसका आपको वे बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसेस करना है। आपको पता होगा कि ये लोअर ऑफ वाला वो वाला कंसेप्ट चलता है, तो उस वाले कंसेप्ट पे ये चलेगा। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ये कैसे होगा, लाइक यू नो इसमें आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। सो वैसे लाइक यू नो अगर छोटा हल्का सा अगर मैं आपको गाइड करूं कि मुझे क्या करनी है, मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करना होता है। मार्जिनल कॉस्ट इस वाले केस में 125 का 60% है, प्लस मुझे साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी मेरी जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल मार्केट का प्राइस कितना है, दैट इज 180। उसमें से मैं क्या करूंगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है लेस करूंगी, दैट इज 180। और या फिर मेरे पास ऑप्शन कितना है लाइक यू नो देखने का, लाइक यू नो कोटेड प्राइस कितना है, 183। ठीक है, तो ये तो लाइक यू नो ट्रांसफर प्राइस जो है एक्सेप्टेबल है 183 का, तो बेसिकली इससे नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं होने वाला, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स। अब डिवीजन सी जो है ये लाइक यू नो ट्रांसफर प्राइस में एग्री हो गई है विद द परचेजिंग M1 फ्रॉम द डिवीजन एम। ठीक है, तो लेकिन वो एग्री हो जाएगा या नहीं होगा, तो देखो अगर मैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस की बात करूं तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस जो कि हमारा दिख रहा है यहाँ पर 186 का, एंड नेट मार्जिनल रेवेन्यू जो कि मेरा क्या है 190, माइनस मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दैट इज 181, एंड 181 का दोनों में से लोअर क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज 181। तो अब इस वाले केस में लाइक यू नो उस वाले केस में तो वो लाइक यू नो नहीं एग्री होगा क्योंकि वो कम पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई इट विल आल्सो बी अ फॉल्स। तो देखो मैंने इसको ऑरली कर दिया, ऑब्वियसली आप इसको ऑरली लाइक मत करना, आप ट्राई करना। मतलब मुझे लाइक यू नो चीजें डायरेक्टली दिखती हैं, आपको नहीं दिखती, तो आप उस पे वर्कआउट करोगे, बट या ऑरली ये हो सकता है पॉसिबल अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है तो।
ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, देखो आपको ये दिख रहा होगा कि चीजें लाइक हर तरह के चैप्टर में, और ये पीएम का ये है फंडा है कि पीएम ना किसी भी एक चैप्टर को नहीं लाइक पिक करता है। ये मल्टीपल मल्टीपल जो है लाइक जो है लाइक चैप्टर्स को जो है पिक करता है। अब आइसक्रीम कंपनी प्रेडिक्टेड सेल्स वॉल्यूम यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशंस क्या है लाइक देखते हैं। लाइक सेल्स वॉल्यूम यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन लाइक इतना है, एंड अगेन डिनोट अ क्वार्टर नंबर वेयर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज 1, एंड ऑल्सो अप्लाई द फॉलोइंग सीजनल वेरिएशन इन देयर फोरकास्ट। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, 4 ये अलग अलग हैं। क्या फोरकास्टेड सेल्स यूनिट है सेकेंड क्वार्टर की? तो मुझे ये लाइक बताते हुए चलना है फोरकास्टेड सेल्स के बारे में लाइक फॉर द क्वार्टर 3। तो अब आपको ये दिख रहा होगा लाइक इट्स इट्स वेरी सिंपल, वेरी लाइक बहुत ही ज्यादा ये सिंपल है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो लाइक इनटू एक्स, 8000 एक्स, एंड अगेन एक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर फॉर द ईयर 1 इज 10। ईयर 1 का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर क्या है? 10। ठीक है, सो अगेन सीजनल वेरिएशन होने वाली है, तो आपको बताना है सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर 3। तो आपको देखो क्वार्टर 1 अगर 10 है तो क्वार्टर 2 जो होगा लाइक ईयर 3 का, लाइक अगर क्वार्टर 2 ईयर 3 का जाएगा तो वो कितना आएगा? 9, 9 क्वार्टर्स आने वाले, आगे आगे 9 क्वार्टर और आने वाले हैं ना, है ना? अगर मैं ये इक्वेशन की बात करूं, ये 10 पे है, तो आगे मेरे पास 3 क्वार्टर और लाइक 9 क्वार्टर और आने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक तो वो कितने आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 19। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, 8000 इंटू 19 करना है। ठीक है, तो वो वहां पर मैं पहुंच जाऊंगी, एंड जो भी मेरी अमाउंट आएगी, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है लाइक इसमें वेरिएशन चलाना है। तो लाइक सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर 3 यानी कि 110%, जो भी आंसर आपका आएगा, यानी कि 8000 इंटू 19 आपका कितना आ रहा है? 1,52,000 प्लस 10500 like 105,500, that is coming to 2,57,500। अब इसको जो है प्लस अगर मैं कर दूं लाइक 10% या 110% पे, तो 2835 लाइक 3250, 283250 यूनिट्स, इतने यूनिट्स मेरे आ रहे हैं। सी इट इट इज दैट इजी। और ये सीजनल वेरिएशन ट्रेंड वाला टॉपिक तो वैसे मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, पता नहीं लोग क्यों इससे डरते हैं, बट मुझे लाइक एक 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 मिनट के ये जो है लाइक टॉपिक एरिया जो है ये लगते हैं। सो अगेन लाइक अब मेरे पास सामने क्या है? बजटेड है, एक्चुअल है, एंड एडवर्स लाइक सेल्स मिक्स वेरिएंस। मैं सोच ही रही थी कि ये इसकी लाइक वेरिएंस का क्वेश्चन जो है दिख नहीं रहा है। सो अब देखो आपके सामने ना इन्होंने ये लाइक एक अच्छा काम किया है कि आपके लिए ये बना के रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको भी आगे चलाऊं ना, सिंपल सी बात है कि एक्चुअल यूनिट्स मेरे हैं 1800, लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1800 है एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड मिक्सचर। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट में लाइक स्टैंडर्ड मिक्सचर में अगर मैं चलूं तो स्टैंडर्ड मिक्सचर मेरा क्या है? 1200 बाय 600, यानी कि 2:1 की लाइक रेशियो में है। एंड अगेन लाइक आप अगर लाइक इसमें लेके चलोगे, इसको कॉपी पेस्टिंग तो लेके हम जाते होते हैं, आपको पता ही होगा। एंड देन फिर उसके बाद आपने लाइक गैप लेके चलना है कि वो कितना कितना गैप है। तो वैसे वो गैप कितना आ रहा है? 18, लाइक अगर आप यहाँ पर साफ ही आपको दिख रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो लाइक एक 100 ज्यादा है, इसमें 100 कम है, तो 100 का यूनिट का वो है। एंड अगेन स्टैंडर्ड प्राइस 24 और 22 है उसी लाइक एंड अगेन प्रॉफिट भी मेरे पास गिवन है, दैट इज एक्चुअल, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी गिवन है 9 और 4। तो -100 इंटू 9 और +100 इंटू लाइक 4, तो -900 प्लस 400, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो सीधा 500 सीधा डायरेक्टली निकल गया ऑरली। ठीक है, सो इट्स दैट इजी गाइस, इट्स दैट इजी। मतलब जरूरी नहीं है कि ये लाइक टफ क्वेश्चन ही देंगे, ये इजी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, थोड़ा सा आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। And again, coming to the area, like select which each of the following statement regarding the performance management in NPO is or are correct. तो देखो like objective can often be non-financial, non-quantifiable, whereas which makes it more difficult to assess whether the objective have been achieved.
ठीक है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इट कैन ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी मेजरेबल and again unlike commercial organization npos need to fully focus primarily on the interest of the internal stakeholder when making the performance। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं तो क्या है, लाइक यू नो इस वाले केस में लाइक यू नो हम जानते हैं कि ये इसकी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जिसके कारण हमें इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है। एंड अगेन इन वाली ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये इसकी कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखना भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। एंड अगेन अगर मैं बात करूं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, अगर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये इनका फोकस क्या होगा, लाइक इंटरनल स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करना। सो दैट इज व्हाट आई नीड टू चेक। अब अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन फैसिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। तो अगेन टाइम सीरीज एनालिसिस के केस में देखूं तो क्या लीस्ट लाइकली है, तो इस वाले केस में ऑब्वियसली लाइन चार्ट हमारा टाइम सीरीज में जाता है, बार भी टाइम में चलता है, स्कैटर्ड भी लेकिन वो टाइम सीरीज में मैं कर सकती हूँ। सो ये पाई चार्ट में हम नहीं करते हैं, पाई चार्ट तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लाइक पूरे का एक पार्ट वाले फॉर्म में चलता है, तो ये देखो एक इजी एक टफ का तो इन्होंने प्रथा वैसे ही चलाई हुई है। सो अगेन इसी के साथ हमारा देखो सेक्शन ए जो है डन हो गया है। एंड फिर अब हम जो है चल रहे हैं सेक्शन नंबर बी में। एंड गाइस सी लाइक मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको कैसे चीजें चलानी है, बट ऑब्वियसली इन द एंड लाइक उन चीजों पे वर्कआउट करना तो आपका ही काम है। ठीक है, तो उन चीजों में काम आपका ही काम है कि कैसे वो वर्कआउट होगा ये देखना। बट यस आई कैन गाइड यू कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक। ठीक है, तो अभी अभी हम आगे चलते हैं आगे के एरियाज में। सो सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी के ऊपर अगर मैं आगे चलूं तो वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ लेबर एफिशिएंसी लर्निंग रेट, तो यानी कि ये लर्निंग कब तक अब पहुंच चुके हैं, देखो कितनी कितनी चीजें जो हैं हमारे पास मिक्स मैच होके आ रही हैं, दैट व्हाट आई कैन सी आई कैन सेंस इन दिस केस 16 to 20 जो है हमारा है एरिया। GH company manufacture bespoke corporate gift item in batches. Improvement in the labor efficiency often cause in the production process over the time. As GH company workers become familiar with production processes, GH company has recently received an inquiry from a corporate client about the potential large order of a bespoke gift item. Projection of a labor efficiency relating to this potential order has been derived as shown below। तो वो क्या है देखते हैं हम। अब क्यूमुलेटिव आउटपुट मेरे पास अवेलेबल है बैचेस में। अगेन नेक्स्ट और मेरे पास क्या अवेलेबल है, क्यूमुलेटिव लेबर टाइम अवेलेबल है। अगेन इंडेक्स लर्निंग अप्लाइज टू द अबव प्रोजेक्शंस इज इतना। ठीक है, लर्निंग प्रोजेक्शंस मेरे पास अवेलेबल है, देख लेते हैं। देन उसके बाद और क्या मेरे पास अवेलेबल है, आफ्टर द फॉलो अप मीटिंग विद द क्लाइंट मुझे जो है कोटेशन देनी है इतने गिफ्ट आइटम्स को लेके। ठीक है, कुछ गिफ्ट आइटम्स को लेके मेरे पास प्रोजेक्शंस है। एंड एडिशनल एस्टिमेशन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। आफ्टर द फॉलो अप मीटिंग विद द क्लाइंट उसने बोला है कि आपको 150 आइटम्स की कोटेशन जो है देनी है, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। देन उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास है। प्रोडक्शन क्वांटिटी पर बैच मेरे पास अवेलेबल है। प्राइस इज टू बी कोटेड एट मेरे पास 25% मार्कअप ऑन एस्टिमेटेड फुल कॉस्ट। ठीक है, सो ये कुछ 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 मेरे पास प्राइस कोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। सो हैव अ लुक।
यस गाइस, हैव अ लुक, देख लीजिए इसको क्या क्या लाइक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। देन उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ गाइडेंस देना चाहूंगी कि ये कैसे होगा लाइक लेबर एफिशिएंसी के बारे में। देखो हम ना लर्निंग का अफेक्ट में देखो लाइक आउटपुट ना डबल होता जा रहा है। तो ये ना जब ऐसा टेबल बनाओ ना, 1 है, 2 है, 4 है, तो दैट मीन्स कि ये लाइक टेबल वाला फॉर्मेट में जा रहे हैं। लाइक मतलब वो फिक्स उस पे लाइक गिरता जाता है। सो अगर जैसे कि एक फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर मेरा एवरेज बैचेस में वो धीरे-धीरे ना कम होता जाएगा, ठीक है? वो ये सिस्टम चलता है। तो एक बैच में एक, तो आउटपुट जैसे डबल होगा तो वो 15.2 से मैं उसको डिवाइड कर दूँगी 2 से। देन उसके बाद फिर मेरे को चेक करना है लर्निंग रेट कितना है। तो वो लर्निंग रेट लाइक जितना भी आएगा सेकंड बैच वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट बैच वाले का टाइम, तो वो लर्निंग रेट मेरा निकल आएगा एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, तो अगर मैं पहला तो 8 ही है, दूसरा 15.2 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं देखूं 7.6, तो 7.6 डिवाइडेड बाय 8, तो दैट इज कमिंग एज 95%। वैसे 2 से अगर मैं 4 में जाऊं ना, 28.88 डिवाइडेड बाय 4, सो 7.22 डिवाइडेड बाय 7.6, तो आप देख रहे होगे 0.95। तो वो तीसरे में भी ये आ गया, मैंने चेक कर लिया, सो दैट इज 95%। ठीक है, मैं 0.95 लिखने लगी थी, बट ये परसेंटेज है तो उसने पॉइंट को अलाउ ही नहीं किया। सो इट्स वेरी इजी, देखो टफ नहीं था, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो टेबल है, टेबल से मुझे हिंट मिल गया कि ये लर्निंग रेट वाला है। दिखने में कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस विच ऑफ द इन द टेबल बिलो whether each of the following statement is correct or incorrect regarding the learning rate for GH companies 80%। पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं, the cumulative average time for 7, ठीक है, for 7 batches of output will be 80% and for the 6 batches of the output। ठीक है, तो बेसिकली लाइक 80% प्रीवियसली, मतलब ये लाइक डबल डबल होता है, तो फर्स्ट बैच से वो सिंपल उसमें चलेगा, तो ये तो इनकरेक्ट है, हम अभी देख ही चुके हैं। अगेन सेम लर्निंग रेट विल कंटिन्यूअसली अपीयर एंड अप्लाई थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ क्यूमुलेटिव आउटपुट। देखो जब तक मेरा लर्निंग रेट ना स्टेडी रेट में नहीं आता, तब तक वो सेम रहता है। जब स्टेडी रेट आ जाता है, उसके बाद लर्निंग रेट ना लाइक उसके बाद वो नहीं आता है, सो दैट इज अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, लाइक लर्निंग रेट तभी तक आता है, उसके बाद लर्निंग वाला सिस्टम नहीं आता है ना हमारा। सो लाइक ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं, एंड वो गलतियों का हमें ध्यान रखना है। दिखने में इट्स प्रैक्टिकल, बट आप प्रैक्टिकल में भी देख रहे हो कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दिखने के मिल रहे हैं। अगेन मैनेजमेंट ऑफ जीएच कंपनीज एक्सप्लोरिंग सेवरल मेजर्स टू फर्दर इंप्रूव द लेबर एफिशिएंसी। क्या दो इनिशिएटिव जो है हमें नहीं करने हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट को लेके। तो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर स्टाफ, again provide on-site training changing from the time-based remuneration system, implementation of a staff incentive scheme that is based on a balanced scorecard approach। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, दो नहीं है लर्निंग कर्व इफेक्ट। ऑन साइट ट्रेनिंग है उससे ऑब्वियसली, क्योंकि लर्निंग लेबरर पे आता है, तो उस पे तो आएगा ही आएगा। अगेन टाइम बेस्ड रेम्युनरेशन सिस्टम, तो पीस वर्क, तो उस पे ना पीस वर्क वाले में हो सकता है। सो टाइम बेस्ड वाले लाइक उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं आएगा, इससे ऑब्वियसली नहीं आने वाला है लर्निंग कर्व इफेक्ट। एंड स्टाफ इंसेंटिव स्कीम दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, तो उससे भी नहीं आने वाला। लर्निंग कर्व का उससे लिंक नहीं है। वैसे बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ गुड अप्रोच, बट उसका लर्निंग कर्व से लिंक नहीं है। दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, सो अब लाइक अगर मैं नेक्स्ट एरिया में चलूं तो क्या है, लाइक 150 यूनिट्स के लिए मेरे को लाइक देखो अब नीचे हमारे पास आया है लाइक इंडेक्स लर्निंग रेट इन्होंने दे दिया, एंड उसके बाद नीचे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो आफ्टर द फॉलोअप क्या कह रहे हैं, फॉलोअप मीटिंग हुई, क्लाइंट के साथ हुई, जीएच कंपनी ने कहा कि आपको कोटेशन देनी है 150 आइटम्स के लिए, गिफ्ट आइटम्स के लिए। तो जिसके लिए मेरे पास मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के बारे में है, प्रोडक्शन क्वांटिटी के बारे में है, एंड प्राइस हम कितना करने वाले हैं दैट इज आल्सो अवेलेबल। अब व्हाट इज द प्राइस टू बी कोटेड,
पर यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ 150 यूनिट्स। तो मेरे को क्या प्राइस जो है वो चार्ज करना है, वो मुझे बताना है। तो देखो मटेरियल का खर्चा मुझे साफ दिख रहा है 1.5। उसके बाद मेरे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 12 पर लेबर आवर, ठीक है। और मेरे पास कितने घंटे हैं मुझे वो देखना है इस वाले केस में, ठीक है। सो अगेन 150 ऑर्डर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। अगेन इंडेक्स अबव दिस, ठीक है। तो मेरा जो लर्निंग रेट है इंडेक्स रेट अप्लाइड इज 72 150 यूनिट्स। लेट मी हैव अ लुक, है ना। मैं एक बार ही सारा देख लूं, एस्टिमेशन एडिशनल आया है, ठीक है। प्राइस इतना मैं चार्ज कर रही हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इतनी है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अगेन जो है मेरे 150 गिफ्ट आइटम्स है ना, 150 आइटम्स के लिए, ठीक है। लर्निंग रेट हम देख चुके हैं, सो दैट इज क्यूमुलेटिव आउटपुट मेरा लेबर टाइम जो बैठेगा यहाँ पर कितने बैचेस, ये वाले बैच के ऊपर हम चल रहे हैं ना। सो दैट इज 12 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 150 यूनिट्स, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल मेरे पास है। अगेन उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड 0.70 मेरे पास अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इन तीनों का मैं टोटल करूं 0.70 प्लस 0.5 1.5, अगेन 12 इंटू अगेन 35.5 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितने हैं 150, 2.84, ठीक है। तो 2.84 और तीनों का टोटल मैंने किया 5.04 ये है, प्लस उसमें मेरे को बोला गया मार्कअप कितना 25% का 6.3। तो 6.3 डायरेक्टली आ गया। अब नॉर्मली क्या होता है प्राइस में ना, लोगों ने मार्कअप नहीं करते और 2.85 ऑप्शन में है, जल्दबाजी में हम वही कर लेते हैं। सो ये मुझे नहीं करना। 5.4 का फुल कॉस्ट है, वो भी देखो डायरेक्टली अवेलेबल था। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों के कारण जो है आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगेन आगे चलते हैं। Based on the current pricing approach, which of the following is most likely if new order has a price quoted based on the estimated learning rate of 90%, but actually learning rate जो है मेरा 82% आ रहा है। तो अगर करंट प्राइसिंग अप्रोच पे चलूं तो क्या होगा अगर न्यू ऑर्डर जो है लर्निंग रेट चल रहा है 90% का, बट एक्चुअल में लर्निंग रेट था 82% का। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। प्राइस ऑफ द quoted order will be more competitive and more profitable less expected. Okay, price will be less competitive and profitable than expected. अगेन ऑर्डर विल बी लेस कॉम्पिटिटिव। देखो प्राइस तो देखो लेस कॉम्पिटिटिव ही होगा ऑब्वियसली, राइट। मैंने एस्टिमेशन लर्निंग रेट देखा था 90%, बट एक्चुअल जो है 82% आ रहा है, तो प्रॉफिटेबल तो होगा ही बट दैट इज कमिंग टू मोस्ट लाइकली न्यू ऑर्डर अगर मेरे पास आने वाला है, तो दैट विल बी मेरा लेस कॉम्पिटिटिव कम होगा, बट ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो ये आई नो। अब नेक्स्ट आगे अगर मैं चलूं तो मेरे पास नेक्स्ट एरिया क्या है, लाइक if L company aims to select the alternative that has a highest return worst case scenario, तो वो क्या करेंगे। अब देखो ये ना मेरा अलग अलग चल चुका है, तो यहाँ ना मैक्सीमैक्स मिनीमैक्स वाला है, ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो मैक्सीमैक्स मिनीमैक्स रूल्स मतलब कि मैक्सीमिन वाला है ना, अल्टरनेटिव हाईएस्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो हाईएस्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ये मैक्सिमिन रूल है, दैट इज आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ। अब अगेन मैक्सिम मिनीमैक्स रिग्रेट,
ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब उसमें से उसको माइनस करते होते हैं, आपको याद होगा, इसमें से इसको लेस, लाइक हाईएस्ट में से इसको लेस, देन इसमें से इसको लेस, इसको जीरो करेंगे, देन इस वाले केस में 829 को लाइक जीरो करेंगे, एंड देन नहीं सॉरी 930 को जीरो करेंगे इस वाले केस में, एंड देन इस वाले केस में 621 को जीरो करेंगे, तो हम जीरो करके चलते होते हैं, एंड देन फिर इसमें से जो हाईएस्ट होगा, इसमें से जो हाईएस्ट होगा, इसमें से जो हाईएस्ट होगा, वही वाला पिक करके चलेंगे, एंड दैट विल बी लाइक कमिंग एज माय आंसर। ठीक है, उस वाले ऑप्शन में, मतलब उसी का ही मैं अपना ऑप्शन जो है चूज करूंगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगेन नेक्स्ट लाइक एल कंपनी इज एक्सप्लोरिंग, ठीक है, टू यूज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इन एडिंग इट्स प्राइस डिसीजन, तो मैं ईवी के बारे में सोच रही हूँ अपना डिसीजन के लिए, कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगा ईवी का यूज। तो देखो लाइक ईवी जो होता है, जब लाइक ज्यादा ज्यादा रेपिटेटिव डिसीजन मेकिंग होता है तब ईवी यूज होता है, राइट, एंड द फोरकास्टेड लाइक सिमिलर, ठीक है, तब लाइक तो अब यहाँ पर देखो फुली अनसर्टेन है, ईवी नहीं हो सकता, ईवी रेपिटेटिव वाले केस में होता है, ऑप्टिमिस्टिक रिस्क सीकर होगा तभी भी नहीं होगा, ईवी जो होता है लाइक न्यूट्रल वाले के केस में होता है, सो ऑब्वियसली ये हमारे पास सेकंड लाइक थर्ड और फोर्थ ही बैठेगा। तो सी लाइक समटाइम थिंग्स लाइक आर नॉट दैट वे, जैसे आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, है ना, हमें चीजों को थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है। अब प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो हैज claimed that to able to provide accurate weather forecast at least once in a year in advance has approached a leisure company to provide such a service, maximum amount leisure company जो है willing to pay for such information। ठीक है, तो क्या-क्या इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास अवेलेबल होगी, उसके बारे में हमें बताना है। सो अगेन इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी और अमाउंट के बेस पे मैं लाइक वो लाइक आपको पता होगा कि यस कि हम ना एक टेबल बनाते हैं, एंड ईवी ईवी वाला टेबल जो है हमारा लाइक बनेगा, प्रॉपर टेबल बनेगा, उस बेस पे हम वर्कआउट करेंगे। सो अगेन ईवी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी अमाउंट ये आपका लाइक ये प्रोबेबिलिटी टेबल के बेस पे चलने वाला है, तो लाइक आई एम स्किपिंग दिस वन। अगेन नेक्स्ट जो है थ्योरी बेस्ड है, वैसे मैं आपको पहले एक बार लाइक क्वेश्चन वैसे पढ़ के जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन के बारे में तो पता होना चाहिए। सो लेजर कंपनी जो है लाइक इसके होटल्स जो है ट्राइक्लोड आइलैंड में है, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं, एंड देन अब इसमें अगर मैं चलूं तो रेंज ऑफ होटल्स प्रोवाइड डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकोमोडेशन, डिफरेंट डिफरेंट अकोमोडेशन है। Tourists demanded that on the island varies across the seasonal in line with weather conditions। क्या क्या conditions है? Leisure company has classified the like again मेरे पास क्या है? The island varies across seasonal in line with variations। अगेन क्या क्या है, ऑक्यूपेंसी वेरिंग सिग्निफिकेंटली, क्या क्या ये एरियाज हैं मेरे पास, डायनेमिक प्राइसिंग अप्रोच में हम अडॉप्ट कर रहे हैं। अगेन उसके बाद और मेरे पास क्या है, रूम रेट हर एक उसके लिए मेरे पास अवेलेबल है। रूम रेट देखने के बाद लाइक डायनेमिक प्राइसिंग हमारे पास अवेलेबल हो गया। देन आगे हम चलते हैं पे ऑफ टेबल की तरफ। पे ऑफ टेबल देखने के बाद लाइक क्या है, टूरिज्म सुपर पीक हाई मॉडरेट लो, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ऑक्यूपेंसी है, प्रोबेबिलिटी है। अगेन रूम नाइट के बारे में लाइक मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। रूम पर नाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास अवेलेबल है। हैव अ लुक। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख लो। एंड देन अभी अब मैं लाइक थेरेटिकल वाले उसमें जा रही हूँ। इंडिकेट करो रेलेवेंट बॉक्स पे क्लिक करके कि इस कौन सी लाइक एरियाज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग आर ट्रू और लाइक इनकरेक्ट और करेक्ट। तो इनमें मुझे बताना है कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। बाय अप्लाइंग appropriate tools and techniques, senior management at leisure company can eliminate risk and uncertainty in decision making। ठीक है, एंड अगेन लाइक टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके हम रिस्क और अनसर्टेनिटी हटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है, जब डिसीजन ट्री को हम यूज करते हैं ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन में, तो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन में रिस्क न्यूट्रल एटीट्यूड।
यस, लाइक रिस्क न्यूट्रल जो है एटीट्यूड हमारे पास आता है। देखो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है मैनेज और रिड्यूस तो हो सकती है टूल्स एंड टेक्निक से, बट पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हो सकती, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया। सेकंड जो है वो क्यों करेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, क्योंकि जो है इसके बेस पे हम हाईएस्ट ईवी देख सकते हैं रिस्क न्यूट्रल के लिए। दैट इज ट्रू। अब नेक्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अगेन यहाँ पर मिक्स वेरिएंस के लाइक रिगार्डिंगली मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बट अगेन ये सिनेरियो मेरा अलग हो चुका है। तो देखो आप लाइक एक ना क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि मैम वेरिएंस चैप्टर में से कितना आ सकता है। अभी तक आप देख चुके हो कि 4 नंबर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो यस, मैं 4 से 8 नंबर आराम से मिनिमम लेवल पे मैं वेरिएंस चैप्टर में से लेके चलती हूँ। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा। 2 नंबर का इवन लेकिन फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि मैम उस चैप्टर्स में से कुछ आएगा भी सही या नहीं आएगा, तो 2-1 नंबर का देखो उनमें से भी कवर होता है। तो यस, वेरिएंस वाला ये मिक्स वाला वेरिएंस अभी हम करके हटे थे, तो ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है। सो आई एम स्किपिंग दिस वन, ये यील्ड वाला, लेकिन वो दीज आर द वेरिएंस। देखो ये सारा का सारा वेरिएंस में ही है। तो अगर आप ये वेरिएंस का पूरा एक लेकिन वो कैलकुलेट करोगे तो ये वेरिएंस पे बैठ जाएगा। अब अब मुझे आना है मुद्दे की बात पे। एंड दैट मुद्दे की बात इज आपका सेक्शन सी, जो कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि मैम हमें ना सेक्शन सी के लिए गाइड करो। तो इसी के लिए मुझे गाइडेंस देनी है कि आप ये एक्सेल का कैसे यूज करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं आप। अब देखो ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है, इसमें सारे फॉर्मूलाज नहीं लगते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं। आपको क्या निकालना है, आरओआई निकालनी है एंड वेदर और नॉट ईच मैनेजर रीच देयर टारगेट। अगेन रेजिडुअल इनकम भी निकालनी है हर एक डिवीजन की एंड उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी है। नॉर्मली भी मैं सेशंस में बोलती हूँ कि हम ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको ना बहुत अंडररेटेड समझते हैं, बट दैट इज समथिंग व्हिच विल बी टेस्टेड इन योर पेपर। सो फ्लो कंपनी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ पाम्स। कंपनी के हैं 2 डिवीजन, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक। ईच डिवीजन ऑपरेट्स विद लिटर इंटरवेंशन फ्रॉम हेड ऑफिस एंड डिवीजन मैनेजर हैव द ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजन अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फ्लॉ कंपनी क्या करती है, मेजर करती है परफॉर्मेंस ऑफ इट्स डिवीजन यूजिंग आरओआई, कैलकुलेट करती है इसको कंट्रोलेबल प्रॉफिट एवरेज डिवीजन नेट एसेट के बेस पे। टारगेट आरओआई क्या है, हर एक डिवीजन की 15% है। अगर डिवीजन मीट कर गया या अपने टारगेट को एक्सीड कर गया तो उसको बोनस मिलेगा। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरे आरओआई को मीट कर जाएगी, वो मेरे एक डिवीजन मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसको ओवरऑल आरओआई जो है उससे कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली हम जो है ये देख रहे हैं कि ये न्यू परफॉर्मेंस मेजर जो है इंट्रोड्यूस करें, आरआई को इंट्रोड्यूस करने की बात करें, ताकि जो है डिसफंक्शनल बिहेवियर ना हो सके। लाइक आरओआई, ठीक है, दिस वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कंट्रोलेबल प्रॉफिट एंड एवरेज डिवीजन नेट एसिड। मुझे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है किस रिगार्डिंगली, डिवीजन सी की, डिवीजन डी की, लेकिन वो ये बनाते हुए चलना है डिवीजन सी और डी का, जिसमें कि मेरे पास सेल्स रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट है, इनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एंड अगेन ऑपरेटिंग डिवीजन का कंट्रोलेबल नेट एसेट गिवन है। क्लोजिंग डिवीजन के कंट्रोलेबल नेट एसेट मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब उसके बाद मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इतना इतना डिवीजन सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। 40% ऑफ द डेप्रिसिएशन कॉस्ट इन ईच डिवीजन रिलेट टू एसेट्स कंट्रोल बट नॉट ओन बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या करता है, इस सारे खर्चे को 2 डिविजन्स पे चार्ज करता है। अब इनको मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में जो है इंक्लूड किया है। अमाउंट कितनी है उसकी, 7.5 लाख की है। डिवीजन सी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 4 मिलियन प्लांट एंड मशीनरी में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जो कि मेरे नेट एसेट में इंक्लूडेड है। एंड वो क्या करता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए इसको यूज करता है। डिवीजन डी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करता है, सिग्निफिकेंट एडिशंस नहीं हुई है नॉन करंट एसेट में। एंड इसकी पॉलिसी क्या है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना ईयर ऑफ एक्विजिशन में। सो यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या है, 12% है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आई जस्ट वांट टू यू गाइस टू लुक एट द इंफॉर्मेशन केयरफुली, ताकि मैं इसके बारे में हम जो है डिस्कशन कर सके। देखो आपने जो है
लाइक आपको पहले बोला गया आरओआई, तो आपको कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद में हम देखो आरओआई और आरआई जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट दोनों ही केसेस में, आरओआई हो या आरआई का केस हो। तो देखो आपको पता है कि लेकिन आपके पास कुछ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि आपके सामने नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर लेकिन डिविजन के नेम लिखना चाहूंगी। डिवीजन सी है हमारा, एंड डिवीजन एक मेरा क्या है, डी। तो डिवीजन सी और डी है। एंड अगेन मैं यहाँ पर ना $1000 में डाल रही हूँ, $1000, एंड यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ $1000। तो $1000 ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये 000 लेके नहीं आया, लाइक मुझे ना इसको सी ये ना इसको पिक नहीं करता है, लाइक नॉट अनलाइक लाइक अपना जो नॉर्मल वाला लाइक एक्सेल होता है उसमें तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इसको वो ले जाऊं, बट यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा लाइक उसी हिसाब से देख के चलना कि लाइक कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मान के चल रहे हो ये ट्रिपल है और ये नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखो ये है, या फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्टिंग लेके जाओ तो चलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस से देखूं डेटा, तो यस मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 3990 मेरा इसका प्रॉफिट है, एंड सॉरी 3990, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1125 है। अगेन उसके बाद मेरे पास क्या है, हेड ऑफिस का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हेड ऑफिस का डेप्रिसिएशन मेरे पास क्या आएगा, लेट्स हैव अ लुक, 520 एंड 180। Fixed cost at depreciation cost and for division like for depreciation cost and 180। तो ये मेरे पास ना like कुछ like information है, but fixed cost 1360 इंक्लूड इन द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में इतना इंक्लूड है हेड ऑफिस का। अगर मैं इसमें से निकालूं तो वो कितना आएगा, लेट मी हैव अ लुक। डिवीजन डी रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है, 750 एंड 190 जो है मेरी है, लेकिन वो है कॉस्ट। दैट इज 750 एंड अगेन मेरे पास कितनी है, 590। तो ये तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली विजिबल हो रही है। डिवीजन सी करता है इन्वेस्ट इसमें 40%, बट नॉट ओन्ड बाय हेड ऑफिस। देखो 520 और 180 है और 40% इसमें से लाइक जो कि हेड ऑफिस में नहीं है। सो अगेन 520 इंटू 40% दैट इज 208। तो इसमें देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई करके चल रही हूँ, लेकिन इज इक्वल टू 520 इंटू 40%। ऐसे ही लाइक क्योंकि ये हमारे लिए दिखाना जरूरी होता है कि ताकि ये दिखे, एंड इसी के ही मार्क्स होते हैं, एक्चुअल में इसी के ही मार्क्स होते हैं। एंड 180 इंटू 40%। सो ये हो गए मेरे हेड ऑफिस के, ये सारे खर्चे मुझे जो है लाइक ऐड करते हुए चलने। एंड लेट मी कम टू द पॉइंट, लाइक यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू, एंड ये आपको करना है। और ये देखो नॉर्मली हम इक्वल टू करते हैं ना, फॉर्मूला लग जाता है, बट यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट लाइक सम, then bracket start this one, just a minute guys, equal to sum, bracket start, oh just a minute,
मेरे लाइक इसमें प्रॉब्लमैटिक आ रहा है, बट आपको ना इसमें फॉर्मूला लगाते हो जाना है, इक्वल टू सम प्रॉपर वो फॉर्मूला लगाओगे, ये लाइक अटक रहा है। आप देख रहे होंगे कि चीजें यहाँ पर अटक रही हैं। लाइक बहुत बार ऐसे होगा कि आपकी प्रैक्टिस लाइक प्लेटफॉर्म पे जो है ये फॉर्मूला अच्छे से लाइक लगेगा नहीं और ये अटकेगा, तो आप प्लीज इसको ना पहले से ही लाइक वर्कआउट करके चलना। फिलहाल मैं इसमें देख रही हूँ 4948 एंड यहाँ पर मेरा आ रहा है 1125 72 एंड 590, तो 1787। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। अब उसके बाद मेरे नेट एसेट मेरे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो मैं एवरेज निकाल सकती हूँ 33 और 36 का एवरेज नेट एसेट। मैं इसको एक सेकेंड यहाँ पर ले जाती हूँ। सी, ये कट भी नहीं करता है अच्छे से, सो इट्स नॉट यूजिंग एक्चुअल वाला लाइक हमारा जो एक्सेल है वैसा वाला कुछ भी फीचर ये लाइक नहीं यूज करता है बहुत बार। तो आप यहाँ पर देख रहे हो लाइक एवरेज जो है मेरा 34,500 एंड इसका एवरेज कितना आया है मेरा 11,000 है। एवरेज तो आई एज्यूम दैट आप सबको निकालना आता है कि लाइक दोनों को प्लस करके एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड देन उसके बाद अगर मुझे आरओआई निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये मेरे पास प्रॉफिट है। सो 4948 डिवाइडेड बाय दिस इज मेरा ए, मैं इसको ए लिख रही हूँ, एंड दिस इज मेरा बी एंड आरओआई क्या होगा ए डिवाइडेड बाय बी। तो आपने बस इसमें ये देखना होगा कि ये 15% से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि हमारा वहां पर टारगेट कितना था 15%। तो वो उससे ज्यादा है तो आप अचीव कर रहे हो, नहीं कर पा रहे तो लाइक लाइक कम आ रहा है तो नहीं अचीव कर पा रहे। ऐसे ही आरआई के केस में क्या आता है, आपके पास कंट्रोलेबल प्रॉफिट है जो कि हमारा 4948 है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मेरे पास लेस मेरे पास क्या आएगा लाइक नोशनल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनटू ये। ठीक है, तो मैं ये लाइक ए माइनस मैं इसमें लिख रही हूँ बी का 12%। और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आई शुड गो हेड, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे वो नहीं करना है एंड अगेन लाइक इसका कंसेप्ट यही चलता है, पॉजिटिव आएगा तो चल पड़ो। बट अगेन जो मेरा आरओआई होता है वो डिसफंक्शनल बिहेवियर देता है, ये हम इस वाले पॉइंट से समझ पाएंगे। सो आई गेस ये लाइक आपको ये लाइक आइडिया इससे मिल जाएगा। और इसकी अगर मैं मार्किंग देखूं ना 10 नंबर, तो ये 10 नंबर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी एरिया है, लाइक अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ये इसकी दोनों की परफॉर्मेंस को डिस्कस करना है एंड आपको ये बताना है कि ये इसकी क्या डिफरेंसेस आएंगे आरओआई के अगर मैं उस वाले बिहेव में चलूं। तो देखो मेरा वो आरओआई और आरओआई आप जो निकाल चुके होगे ना, उसी बात को आपने एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि ये इसकी आपने वो अचीव किया है या नहीं किया है। एंड अगर आरओआई बेस पे चल रहे हो तो क्या हो रहा है, और अगर आपका आरआई बेस पे है तो क्या होगा, एंड अगेन फिर हम क्या करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो लाइक ये हम इसमें एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। तो लाइक प्रॉपर लाइक ये 4 मार्क्स का है, तो आई वुड रेकमेंड कि 6 लाइक लाइन जो है उसमें होनी ही चाहिए आपकी। बिकॉज एक लाइक एक ये आता है कि मैम कितना लिखना है, तो वो कितना लिखना है वो आपको पता होना चाहिए कि किसी लाइक पॉइंट के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने कितना लिखना है। आई गेस एक क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया है। यस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजिंग लाइक आरआई, तो ये बहुत इजी है अगर मैं बात करूं। तो अगेन लाइक आपका जो आरआई है, ठीक है, आरआई इज लाइक क्वाइट इजी, लाइक इजी, मैं ये बोलूंगी इजी भी है और ये डिसफंक्शनल बिहेवियर नहीं देता है लाइक अगेन। बट ऑन द अदर हैंड ये डायरेक्ट वो देता है, कंपैरिजन बेसिस में आरआई इज नॉट गुड। तो एडवांटेजेस भी हो गया, डिसएडवांटेजेस भी हो गया, तो हम वाले उस वाले वे में समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जाओगे। लाइक नेक्स्ट एरिया है, आपको दिख रहा होगा कि इंफॉर्मेशन हमारी जो है यहाँ पर चेंज है।
तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं, क्या है इन्फॉर्मेशन, लेट्स हैव अ लुक। तो अगर मैं चलती हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में, तो कैलकुलेट करो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स जुलाई रिप्रेजेंट पॉइंट बी एज अ रिजल्टिंग कंट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास लाइक जो है अवेलेबिलिटी जो है बढ़ जाती है 10% से, इसका मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक इसका मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये है मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो एक ना ये मिथ रहता है कि मैम लाइक कि ये वाले वाले चैप्टर में से तो आएगा नहीं। नाउ यू गाइस हैव सीन दैट कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी क्वेश्चन है, एंड वो कितने नंबर का है, लाइक सीधा सीधा लाइक 11-12 नंबर का आ रहा है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, डायग्राम चाहे नहीं बनानी, मैं आपको इक्वेशंस जो है वो बता देती हूँ। एंड दूसरा आपसे क्या पूछा गया है कि अगर वो लाइक बढ़ जाता है, तो ये ना बुक का ही क्वेश्चन है। ये क्या था कि इसकी मेरा नॉन बाइंडिंग कांस्टेंट अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा। सो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, देन उसके बाद इसकी इक्वेशन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एस की मेरा एक रीयूजेबल प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर है जो जेआईटी सिस्टम में चल रहा है, उसके दो प्रोडक्ट है, फूड कंटेनर और वाटर बॉटल। बोथ प्रोडक्ट में जो है सेम टाइप ऑफ मटेरियल होगा, सेम मशीन फिनिशिंग प्रोसेस होगा। अब इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंगली क्या है, फूड कंटेनर हो या वाटर बॉटल के रिगार्डिंगली हो, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है, मटेरियल है, लाइक लेबर है, कन्वर्जन कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास अवेलेबल है। प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट इन जुलाई मेरे पास अवेलेबल है। देखो ये नीचे वाला एरिया के रिगार्डिंग ये एक्स वाई एक डायग्राम से आपको दिखने में बहुत डर लग रहा होगा, आई डू अंडरस्टैंड। तो देखो आपके पास ना आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। लाइक मैं अभी नीचे ना ही जाऊं, आप लोग डर जाओगे अदरवाइज। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट 20 मशीन है, 20 पर मशीन आ, ठीक है। तो 20 ही वो है, 20 डिवाइडेड बाय 20, अगेन ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाय 20, ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड 19 डिवाइडेड बाय 19 एंड 14.25 डिवाइडेड बाय, अगेन नेक्स्ट उस वाले केस में। तो ये हम फिक्स्ड ओवरहेड और लाइक वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट जो है निकाल सकते हो। मुझे क्या करना है, लाइक मशीन आर का निकालना है। एंड मशीन आर के केस में हम ये लाइक बेसिकली मेरे को निकालना है मशीन आर का इस वाले केस में, तो ऑटो मुझे लाइक नेक्स्ट वाले उसमें चलेंगे, तो मशीन आर के बेस पे मैं चलूंगी। मशीन आर का कांस्टेंट, अगेन मटेरियल मेरे पास है एल का है, अगेन एम का है। तो एक को जीरो करते हैं एंड दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये हमारा यही कंसेप्ट चलता है, आपको आइडिया होगा। ठीक है, देखो ये आपके पास है मटेरियल मशीन आर्ट डायरेक्टिव, ये इस डायग्राम से आपको हिंट मिल जाएगा। सो अगर आप ये देखो 3000 5000 एंड 5400, दिस इज द मेरा लाइक मैक्सिमम वाला जो अवेलेबिलिटी है कि वाई के 3000 यूनिट और उसका जीरो, ऐसे लाइक उसको क्या कहते हैं 2500 को एक को वो ले लिया एंड एक को जीरो ले लिया एंड एक को 5400 ले लिया, एक को जीरो ले लिया। तो इस बेस पे मैं अपनी इक्वेशंस बनाऊंगी एंड एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगी एंड देन फिर उसके बेस पे मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो है ओवरहेड तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही है, एंड देन फिर मैं अपनी कंट्रीब्यूशन वाला इक्वेशन जो है निकाल सकती हूँ। सो इट्स नॉट टफ अगेन, बट यस दिखने में तो चीजें लगती ही हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन जो मुझे एक्सप्लेन करना था, ये चैप्टर मैं सोच ही रही थी कि इस चैप्टर का कुछ होना चाहिए। सो यस नेक्स्ट इज क्या आपको एक्सप्लेन करना है शैडो प्राइस क्या है एंड कौन सा मटेरियल जो है शैडो प्राइस बेस में अफेक्ट करता है। शैडो प्राइस क्या होता है, लेकिन एडिशनल प्राइस, अगर मेरे पास एडिशनल देखो मेरा एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसके कारण मैं एडिशनल कितना प्राइस जो है ले सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कार्स रिसोर्स, वो जो होता है मेरा शैडो प्राइस में होता है। एंड अगेन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स जो हमने निकाला है उसके बेस पे आपको बताना है कि शेडो प्राइस कितना होगा, और एज्यूम करते हुए शेडो प्राइस मटेरियल का कितना है, न्यू सप्लायर जो है अप्लाई कर रहा है 5% का, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो अगेन सेम वही पुरानी वाली इक्वेशन के बेस पे आपको एडिशन देते हुए जाना है एंड यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। So guys, I have given you certain hints कि ये कैसे चीजें वर्कआउट करेंगी, बट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है इसको कर रहे हो। तो आप ऑब्वियसली इसको डिटेल में लेके हुए चलो, और आंसर सजेस्टेड आंसर देख के चलो, और सजेस्टेड आंसर्स देखने के बाद आपको और आगे क्या करना है,
लाइक उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो चलो आप क्वेश्चंस में करोगे, इसका डीब्रीफ वीडियो आता है एसीसी की तरफ से, तो आप जो है लाइक वो जरूर जो है साथ में देख के चलोगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड गाइस, अब कुछ टिप्स जो है मैं लाइक पीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको शेयर जो है करना चाहूंगी। वो टिप्स क्या है, लेट्स हैव अ लुक। कुछ टिप्स मेरी तरफ से, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा अच्छा जाए। एंड वो टिप्स क्या है, लाइक देखते हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, केएस की डोंट इग्नोर थ्योरी। इसको मैं लाइक 40 to 50 मार्क्स में लाइक थ्योरी कुड बी टेस्टेड। ठीक है, अगेन लाइक इंपॉर्टेंट एरियाज मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ हमारे प्रीवियस सेक्शंस में। सो अगेन लाइक फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट। सो प्रिपेयर योर फॉर्मूला शीट। अगेन और आपको क्या ध्यान में रखना है, लाइक फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट आप बना के रखेंगे। अगेन लाइक मेक श्योर कि आप जो है साथ साथ क्या कर रहे हो, लाइक आपको जो है अच्छी सी लाइक अपने लिए लाइक एक तो कैलकुलेटर लेके जाना है, अपना डॉकेट लेके जाना है, ये बातों को ध्यान में रखना है, टाइमली पहुंचना है। अगर आप सेंटर बेस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली अगेन लाइक आपको कुछ की एरियाज हो गए, जैसे कि टारगेट हो गया, लाइक थ्रोपुट हो गया। अगेन लाइक सम स्टूडेंट्स इग्नोर वेरिएंस। ठीक है, लाइक इक्वेशंस वाला एरिया। सो डोंट इग्नोर दीज एरियाज। उसके अलावा और मैं अगर देखूं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लाइक आपके जो है लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एबीसी, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अगेन लाइक थ्रूपुट आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा आपके पास जो ये है इन्वायरमेंटल वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके लाइक ये रेशियोज वाला जो चैप्टर था, लाइक ये इंपॉर्टेंट है। लाइक ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि की एरियाज में आ जाते हैं। अगेन लाइक आपका जो टारगेट कॉस्टिंग है वो हो गया। और मैंने और इसमें से जो आज अपना जो चैप्टर आया था, एंड उस चैप्टर के हिसाब से जो अभी वाले एरियाज के हिसाब से भी आप यहाँ पर भी देख लो, तो सब कुछ कवर्ड है। प्राइसिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्राइसिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप सोच लो कि आप छोड़ के जा सकते हो। तो डोंट लीव एनीथिंग। एंड सेक्शन ए और बी के ऊपर तो खास करके हमने फोकस देना है, क्योंकि वो मेरे इजी मार्क्स हैं। एंड स्टेप मार्किंग वहां पर नहीं होती है, यहाँ पर होती है, तो आप इस बातों का ध्यान रख सकते हो। सो गाइज, आई गेस ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड नाउ। अच्छे अच्छे से तरीके से पेपर जो अटेम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि जो है आपका पेपर जो है अच्छे तरीके से जाए। एंड देन लेट्स मीट लाइक इन आवर रिवीजन सेशंस, जो कि होने जा रहे हैं मैराथन्स लाइव हमारे बहुत जल्दी पेपर से पहले। एंड प्लीज उन सेशंस में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए। सो मिलते हैं फिर हम लाइक हमारे अपकमिंग सेशंस में। थैंक यू गाइस।